हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज़ डे 2 ऑफ एसे राइटिंग और आज हम एसे राइटिंग के लिए एसटीजी बेस्ड अप्रोच का यूज करेंगे। एसटीजी बेस्ड अप्रोच में ये होता है कि जो हमारे 17 एसटीजीज हैं उनमें से आप अपनी एससी की डिमांड के अकॉर्डिंग 5 से 6 या फिर 4 या 5 जितने भी एसटीजीज आपको सूटेबल लग रहे हैं आप वो पिक कर लीजिए और जो भी एसटीजीज आपने पिक किया है उन पे आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। जो एसए की डिमांड है मीन्स वो फुलफिल होनी चाहिए उन एसटीजीज से। अब हमने एसटीजीज तो पिक कर लिए, लेकिन कंटेंट में क्या लिखेंगे तो वो हमारा एसए बताएगा कि हम उस एसटीजीज पे पर्टिकुलरली क्या लिखने वाले हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे जो भी हमने एसटीजीज पिक किए हैं उसके साथ साथ। तो जो एसए मैंने पिक किया है वो एक पीवाईक्यू है। ऐसे है कि द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। मीन्स जब भी आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस देखना होता है तो आप उसका क्यूमुलेटिव देखते हो काफ़ी सालों का। मीन्स जो ईयर्स हैं वो सिखा के गए हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। अगर आप उसको ऐसे फ्रेगमेंट करके पर डे के हिसाब से देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने क्या सीखा है। तो ये मैंने स्टार्ट किया है महात्मा गांधी की लाइफ से। तो यहाँ पे मैंने रियल लाइफ एनेक्डोट का यूज़ किया है कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से लौट के आए तो 2 साल तक उन्होंने सिर्फ अक्रॉस इंडिया ट्रैवल ही किया था टू अंडरस्टैंड द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो पीरियड था इसमें उन्होंने कोई भी फ्रीडम मूवमेंट लॉन्च नहीं किया और ना ही खुद को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन किया था। लेकिन जब ये 2 साल कंप्लीट हो गए तो उन्होंने अपना एक यूनिक मेथड वो लेके आ चुके थे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मिल चुका था उनको वो फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट इज़ सत्याग्रह। और ये उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था जब उस टाइम पीरियड में वो विजिट करे थे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो उन्होंने यूज़ किया था नॉन वॉयलेंस और इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ ब्रिटिश एंड मिल ओनर्स। आफ्टर लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्राइक्स एंड सत्याग्रह फॉर ईयर्स, गांधी जी ने लॉन्च किया था उनका फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में और सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया यूजिंग हिज मेथड ऑफ अहिंसा। गांधी जी ने टायरलेसली वर्क किया डे इन एंड डे आउट विद अदर फ्रीडम फाइटर्स, वुमेन, यूथ, दलित एंड पीसेंट्स फॉर ईयर्स एंड दिस सस्टेन्ड एफर्ट लेड टू इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब गांधी जी की जो स्टोरी है वो हमें ये सिखाती है कि कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं हो बनता है ओवरनाइट और सालों लगते हैं, हार्ड वर्क करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है अलोंग विद डिटर्मिनेशन, ग्रिट एंड परजिवेरेंस, जो कि किसी भी पर्सन को बेस्ट बनाती है। कभी कभार होता है कि आपको रिजल्ट डेज में अपीयर नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे वाली जो लाइन है कि डेज आपको सिखा के नहीं जाते उसका यूज किया है, बट यू हैव टू कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर योर एस्पिरेशंस एंड गोल्स टू एंड सूनर यू विल सी द रिजल्ट विल अपीयर। तो आप ये देख सकते हो कि जो हमारी एससी की जो मेन डिमांड थी ईयर्स वाली और डेज वाली, तो उसका मैंने यहाँ पे यूज किया है। फिर मैंने आगे लिखा है but you have to continuously strive for your aspirations and goals and you sooner you will see the result will appear. Maybe it will take years as we got our independence from the British after almost 250 years. तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग के जो 2 पेज थे ऑलमोस्ट, वहाँ पे सिर्फ मैंने गांधी हमारा इंट्रो लिखा है फर्स्ट वाले पेज पे, और सेकंड वाले पेज में मैंने इसको हिस्टोरिकल मींस इंट्रो को ही मैंने हिस्ट्री से कनेक्ट कर रखा है। तो हमारी एक डायमेंशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, जब हमारा मेन एसटीजी वाला जो अप्रोच है वो स्टार्ट होगी, तो मैंने सबसे पहले पॉवर्टी वाली अप्रोच ली है और उसको मैंने कनेक्ट किया हमारी हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हमारा इससे जो लास्ट वाला पैरा था वो हिस्ट्री के रिगार्डिंग ही चल रहा था। तो मैंने लिखा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस, जिसमें से पॉवर्टी एक सीरियस चैलेंज था और ईयर्स ने हमें ये सिखाया कि पॉवर्टी के क्या कंसिक्वेंसेज रहे हैं, जिसको कि हम डेज में नहीं सीख सकते, जैसे कि लो न्यूट्रिशन, अनहाइजेनिक फूड, लैक ऑफ सैनिटेशन, और जिनकी वजह से और भी दिक्कतें आती हैं जैसे कि स्टंटिंग एंड वेस्टिंग इन चिल्ड्रन, एनीमिया इन वुमेन, और अनहाइजेनिक फूड और वाटर की वजह से भी दिक्कत से भी काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, जैसे कि कोलेरा हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और इन सभी का सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट होता है। देन मैंने नेक्स्ट पैरा में लिखा कि हर पर्सन डिजर्व करता है एक हेल्दी लाइफ, बट हेल्दी लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट होती है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्स, और अभी नीड है टू प्रायोरिटाइज न्यूट्रिशन एंड चेंज अवर हैबिट्स। फिर मैंने लिखा कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, मीन्स गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। मैंने बताया कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, स्ट्रेंथन करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर और परस्यू करना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड पॉलिसीज़, और जो परसेंटेज है हेल्थ सेक्टर का बजट एलोकेशन में उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव द कंडीशन।
फिर मैंने आगे बताया कि जो क्वालिटी है फूड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो इम्प्रूव की जानी चाहिए। हम लोगों को इंक्लूड करना चाहिए फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशियस फूड, डाइवर्स फूड ग्रेन्स जैसे कि मिलेट्स, पल्सेस एक्सेट्रा, जो कि एनहेंस करेंगे प्रोडक्टिविटी को और रिड्यूस करेंगे मल न्यूट्रिशन और हेल्प करेंगे पीपल को टू लिफ्ट आउट ऑफ पॉवर्टी। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने नेक्स्ट जो ऑलमोस्ट 2 पेजेस थे वहाँ पे सिर्फ पॉवर्टी वाला ही जो एसडीजीज है उसी को मैंने डिस्कस किया है। और जो पैराज है वहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो मेरी ऐसे की जो मेन लाइनें हैं उनका मैं इम्प्लिसिटली यूज़ कर पाऊँ, मीन्स फोर्सिबली भी बोल सकती हूँ मैं कि ताकि एग्जामिनर को ये ना लगे कि मैं अपनी ऐसे की मेन डिमांड से डाइग्रेस कर रही हूँ। फिर मैंने जो पॉवर्टी है उसको मैंने हेल्थ से लिंक किया है और इसके लिए भी मैंने इम्प्लिसिट कनेक्टर का यूज़ किया है कि जैसे जैसे ईयर्स पास होते हैं जो हमारे इग्नोर्ड हैबिट हैं वो रिवील करती हैं हिडन हेल्थ इश्यू, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, फटीग हो गया, स्ट्रेस हो गया, लाइफस्टाइल चेंजेस हो गए। ये जो चैलेंजेस हैं पीपल अभी फेस कर रहे हैं ना, वो डेज़ का इफेक्ट नहीं है बल्कि वो रिलेटेड है उनकी ईयर्स ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स और इनएबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स। मीन्स तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो हमारी एससी की लाइन थी उसी का ही यूज किया है कि अभी जो पर्सन्स जिन भी चैलेंजेस का फेस कर रहे हैं वो डेज़ का इफेक्ट नहीं है बल्कि रिलेटेड है ईयर्स ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स। फिर मैंने बताया कि जो अगर हम फिजिकल हेल्थ को नेगलेक्ट करेंगे तो वो हमारी मेंटल वेल बीइंग को भी इम्पैक्ट करता है और इवेंचुअली हैम्पर करता है हमारी डेली लाइफ्स को। फिर मैंने सॉल्यूशन बताया कि सॉल्यूशन किस में है कि अर्ली इंटरवेंशन कीजिए, मेंटेन कीजिए एक बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, एडुकेट स्लीप, मैनेजिंग स्ट्रेस और स्मॉल डेली चॉइसेस जो है जब उनको सस्टेन किया जाता है ओवर टाइम तो प्रोटेक्ट करती है हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ को। तो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली मेरी ऐसे वाली लाइन लिखी है। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो 2 पैराज थे ये बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड थे और कहीं ना कहीं जो पॉवर्टी वाला जो एसटीजी में लिख रही थी वहाँ पे भी मैंने हेल्थ को लेकर के काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। तो जो भी एसटीजी है उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट मेरे को लिखना है वो अप्रोच वो क्या अप्रोच मैं फॉलो कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ कि ईयर्स में हमें ये पता चला कि इस एसटीजी में ये प्रॉब्लम है, मीन्स हेल्थ को लेकर के हमारी कंट्री में क्या इश्यूज है और हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। फिर मैंने जो नेक्स्ट पैरा है उसके अंदर मैंने ये बताया कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या कि गवर्नमेंट को क्या आगे सॉल्यूशंस लेने चाहिए जिससे कि हेल्थ सिस्टम इंप्रूव हो या फिर पॉवर्टी रिड्यूस की जा सके। तो बेसिकली मैं 2 पैरा या 3 पैरा बना रही हूँ और वहाँ फर्स्ट पैरा में मैं जो भी इश्यूज हैं जो कि ईयर्स में रिफ्लेक्ट हुए हैं उनको दिखा रही हूँ और सेकेंड में मैं ये बता रही हूँ कि गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब हम हमारे नेक्स्ट एसटीजी पे आते हैं जो कि है एनवायरनमेंट। तो मैंने हेल्थ को इम्प्लिसिटली एनवायरनमेंट से कनेक्ट किया है कि हेल्दी लाइफ एक पार्ट है सस्टेनेबल लिविंग का, क्योंकि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है वो भी इम्पैक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को एट लार्ज। फिर मैंने आगे लिखा है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसको एक टाइम पे सिर्फ राइजिंग टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के रूप में ही देखा जाता था, बट 4 ईयर्स और फिर काफ़ी सालों तक लोगों को ये लगा कि जो इसके हमें जो क्लाइमेट चेंज को लेके जो रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो सिर्फ एमिशन कंट्रोल तक ही लिमिट रखेंगे। बट रिसर्च ने ये दिखाया कि जो क्लाइमेट चेंज है वो मल्टी डायमेंशनल है, वो मैनिफेस्ट करता है हीट वेव, कोल्ड वेव, इरेटिक मानसून, लैंडस्लाइड, कोस्टल इरोजन एक्सेट्रा, मीन्स वो काफ़ी सारी फॉर्म्स में रिफ्लेक्ट होता है। तो जो चूँकि क्लाइमेट चेंज मल्टी डायमेंशनल है तो इसका इम्पैक्ट भी मल्टी डायमेंशनल होगा, जैसे कि अफेक्ट करेगा हमारी हेल्थ को, लाइवलीहुड को, एग्रीकल्चर को भी इम्पैक्ट करता है। और ये जो चेंजेस हैं ये रियरली विजिबल होते हैं डे टू डे बेसिस पे, बट उनका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो अपीरेंट तभी होगा जब लॉन्ग टर्म डेटा मिलेगा या फिर लाइव एक्सपीरियंसेस, तो वो रिवील करते हैं कि कैसे डीपली क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी रीसेप कर रही है लाइवलीहुड और इकोसिस्टम को। तो यहाँ पर मैंने फिर से जो हमारी एसए की मेन लाइन थी उसको मैंने इम्प्लिसिट तरीके से लिखने की कोशिश की है इनडायरेक्ट वे में। तो यहाँ पे मैंने इश्यूज़ बताए थे इन 2 पैराज के अंदर कि क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या इश्यू चल रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पैरा है उसमें मैंने सॉल्यूशन बताए हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया और उसको क्या करना चाहिए। तो टू इम्प्रूव एनवायरमेंटल कंडीशन इंडिया ने अडोप्ट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी मिशंस लाइक ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी रेजिलियंस प्रोग्राम्स। हमने कोप गोल्स को मेट करने के लिए लॉन्च किया था पंचामृत कमिटमेंट, और पंचामृत कमिटमेंट कवर करता है मल्टीपल सेक्टर्स को। और इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलके वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किया है जो कि प्रमोट करता है ग्लोबल सोलर एनर्जी को।
ये एफर्ट शो करते हैं कि जो ईयर्स ऑफ साइंटिफिक लर्निंग है और पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन है वो सेव करता है सॉल्यूशंस को, जो कि एक सिंगल डे में डिलीवर नहीं किया जा सकता है। अगेन मैंने जो मेरी ऐसे की जो मेन लाइन थी उसका यहाँ पे यूज किया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि एनवायरनमेंट को अब मैंने एजुकेशन वाले स्टेज से लिंक करना है। तो मैंने लिखा है कि बिल्डिंग ऑन द नीड फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग इन एनवायरमेंटल सिस्टम, एजुकेशन भी रिवील करती है इसका डीपेस्ट इम्पैक्ट ओवर ईयर्स, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू इंक्लूड एनवायरमेंटल चैप्टर्स या फिर लेसन स्कूल सिलेबस में, ताकि बच्चों को एक बेसिक लेवल से ही हमारे एनवायरनमेंट को लेके जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। एजुकेशन सेक्टर में इंडिया को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि लर्निंग गैप हो गया, रोड डिपेंडेंस हो गया, डिजिटल डिवाइड हो गया, अनइवन टीचर क्वालिटी हो गया, रीजन्स की आउटडेटेड पेडागोजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेजेस है, एग्जाम सेंट्रिक कल्चर है, या फिर सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो सिस्टमिक वीकनेस है ये अक्यूमुलेट हुई है ओवर डिकेड्स। फिर से मैंने ऐसे की जो मेन लाइन है उसको यहाँ पे लिखा, कैन नॉट एड्रेस द डीपर स्ट्रक्चरल रूट्स ऑफ एजुकेशन इनइक्वालिटी। तो एजुकेशन वाला जो ये पैरा था यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम्स बताई है। अब यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि अदर कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, और लास्ट के पैरा में मैंने इसके सॉल्यूशंस बताए हैं। अदर कंट्रीज़ के लिए मैंने लिखा कि इंडिया स्ट्रेंथन कर सकता है उसका एजुकेशन सिस्टम बाय लर्निंग फ्रॉम नेशंस दैट हैव रिफाइंड देयर सिस्टम ओवर डिकेड्स। फॉर एग्जांपल फिनलैंड का टीचर ऑटोनॉमी आप सीख सकते हो, साउथ कोरिया से आप लॉन्ग टर्म स्किल इन्वेस्टमेंट, और सिंगापुर से कंटिन्यूअस करिकुलम रिन्यूअल। तो ये कुछ लेसन है अदर कंट्रीज से जो कि आप लर्न कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि इंडिया और क्या कर सकता है, कि अडोप्ट कर सकता है सस्टेन्ड टाइम टेस्टेड अप्रोचेज, और ये इंश्योर करेगा लास्टिंग लर्निंग आउटकम्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन क्विक डे फोकस्ड इंटरवेंशंस। फिर आप देख सकते हो कि मैंने वापस से थर्ड पैरा के अंदर ही, थर्ड पैरा के अंदर ही ऐसे वाले लाइन का यूज़ किया है। फिर मैंने इसका एक एंटीव्यू लिया है, एक पेज मैंने एंटीव्यू के लिए लिखा है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप ईयर्स का वेट नहीं कर सकते हो लर्न और गेन एक्सपीरियंस के लिए, बल्कि आपको एक्ट करना पड़ेगा डेज में ही, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजीज एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ क्राइम्स। क्योंकि जो इम्पैक्ट है उन लॉन्ग ईयर्स का वो काफ़ी ड्रामेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड वही पहलगाम टेरर अटैक का यूज़ किया है कि इंडिया वेट नहीं कर सकता था ये एक्शंस लेने के लिए, क्योंकि अगर हम ईयर्स लगा देते एक्शन लेने में तो ये शो करता कि हमारी जो मिलिट्री है वो इनकेपेबल है, और काफ़ी सारे और लोगों की जान जा सकती थी, और इवेंचुअली ये इंडिया की नेगेटिव ग्लोबल इमेज बनाता। तो हम लोगों ने रिटेलिएट किया कपल ऑफ डेज में ही विद स्ट्रेटेजीज, और हमने सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पे ही अटैक किया। और ये शो करता है कि हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग मैसेज टू पाकिस्तान कि हम लोग ईयर्स का वेट नहीं करते, क्योंकि हम लोग कैपेबल हैं ऑफ टेकिंग मिलिट्री एक्शंस एंड एथिकल गवर्नेंस मेजर्स। फिर मैंने कंक्लूड किया है कि एज इट टुक ईयर्स टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, नेचर में भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल है जो कि ये सिखाते हैं कि ईयर्स हमें टीच करती है मच विच द डेज नेवर नोज। यहाँ पे मैंने चाइनीज़ बैम्बू का एग्जाम्पल लिखा है। अब स्टार्टिंग वाली जो लाइन थी वहाँ पे मैंने इंडिपेंडेंस का एग्जाम्पल इसलिए लिखा क्योंकि मैंने जो इंट्रो था उसमें भी इंडिपेंडेंस के बारे में लिख रखा था, तो इसलिए मैंने कंक्लूजन में भी इंडिपेंडेंस का जिक्र किया है। और फिर मैंने चाइनीज़ बम्बू से कंक्लूड किया है कि उसको अर्थ से बाहर निकलने में 5 साल लगते हैं, मीन्स 5 साल तक उसके जो सीड्स हैं वो अर्थ के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब वो बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं तो 6 वीक्स के अंदर ही वो 80 फीट्स ग्रो कर जाते हैं, और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है परसिवरेंस और रेजिलियंस। तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि तो आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी इनपुट देना है तो वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।